डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट एंड एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर लाइट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लाइट जो होती है वो सभी जीवों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है और इसके लाइट से ही कई प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट मूवमेंट आदि इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से श्वसन है, अवशोषण है, वृद्धि, पादप हार्मोन, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से लाइट से प्रभावित होते हैं। और वनस्पति के अगर विकास एवं विस्तार की अगर हम बात करते हैं, जातीय संगठन की बात करते हैं, तो उसके लिए लाइट की एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक प्रकाश का सोर्स क्या है, मतलब नेचुरल लाइट जो है, नेचुरल लाइट का सोर्स क्या है? सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश ही प्रकृति का मुख्य सोर्स होता है। ग्रीन प्लांट इसी प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट या प्राकृतिक सोर्स का जो प्रकाश का जो प्राकृतिक सोर्स है उसको लेते हैं और अपने भोजन बनाने की क्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। और इसी प्रकार से यही जो भोजन जो बनता है, फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रोडक्शन होता है, वो ही बायोस्फीयर में जैविक ऊर्जा का आधार होता है। बायोलॉजिकल एनर्जी का बेस जो है वो क्या है? जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। इस प्रकार से सूर्य की विकिरण ऊर्जा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती हैं उसका वो भाग जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। रेडिएशंस लाइट की आती हैं, सनलाइट की, और उससे वो पार्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का वो पार्ट जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम बनाता है उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए में विकिरण जो होते हैं उनकी तरंगदैर्ध्य लगभग 3000 nm से लेके 1000 nm तरंगदैर्ध्य की होती है। और इन विकिरणों में से 390 nm से लेके हम 760 nm तक के विकिरण को हम आंख से विजिबल मदद से देख सकते हैं, इसलिए इस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। और दृश्य प्रकाश जब किसी भी प्रिज्म को भेद कर निकलता है, जब यही लाइट जो होगी किसी भी प्रिज्म को भेद कर निकलेगी तो वह विभिन्न रंगों में के प्रकार को प्रसारित करती है। और इस प्रकार से हर एक रंग की जो तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य, रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो निश्चित होती है। जैसे अगर हम बैंगनी प्रकाश की बात करते हैं तो उसके लिए तरंगदैर्ध्य जो होगी वो 390 से लगभग 430 तक होती है। इसी प्रकार से नीले प्रकाश के लिए जो लाइट होती है वो उसके लिए जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है 430 से 470 nm होती है। ब्लू ग्रीन के लिए 470 से 500 nm और ग्रीन लाइट के लिए 500 nm to 580 nm। येलो लाइट के लिए जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है 580 to 600 nm और ऑरेंज के लिए होती है 600 nm to 650 nm और रेड लाइट के लिए जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है 650 nm to 760 nm। इस प्रकार से बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य से कम तरंगदैर्ध्य वाले तरंगों के प्रकाश को तो अल्ट्रावायलेट कहते हैं, नीचे वाला जो जितना हो गया मतलब 390 से नीचे। और लाल विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक वाले प्रकाश को जैसे 760 से अधिक होगा तो रेड से होके इंफ्रारेड कहलाएगा। इस प्रकार से जिन प्रकाश विकिरणों की तरंगदैर्ध्य छोटी होगी उनकी क्वांटम एनर्जी अधिक होती है और जिनकी तरंगदैर्ध्य बड़ी होती है उनकी ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से हम लाइट के ये जनरल कैरेक्टर्स या जनरल इंट्रोडक्शन हमने दिया कि लाइट जो होती है वो विभिन्न इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए किन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में डायरेक्ट इफेक्ट करती है और किन फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। इस प्रकार से जब हम सेकंड पॉइंट फेजेस ऑफ लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश की विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न गुण होते हैं। ये होते हैं, फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी जिसे हम प्रकाश की तीव्रता कहेंगे। सेकंड है लाइट क्वालिटी जिसको प्रकाश के गुण या तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और तीसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दीप्ति कालता जिसे कहते हैं। और
इस प्रकार से ये तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रकाश तीव्रता जो होती है वो अनेक परिस्थितियों जैसे कि वायुमंडलीय गैसेस, वायुमंडल में तैरते हुए धूल या धुएं के ठोस कण, जल में घुलित मृदा कण और प्लैंक्टन्स की सघनता वनस्पति की स्थिरीकरण और स्थलाकृति पर निर्भर करती है कि लाइट इंटेंसिटी कैसी होगी। इन फैक्टर के अकॉर्डिंग इन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे सौर विकिरणों का जब हम अधिकांश भाग देखते हैं तो वो वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सौर विकिरण को अधिकांश भाग इस प्रकार से समुद्र तल की तुलना में ऊंचाई वाले स्थान जैसे कि पर्वतों पर वायु की एक पतली परत होती है, इसलिए वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। बादलों के दौरान प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो सामान्य तीव्रता से 4% कम हो जाती है। प्रकाश की किरणें गैस के अणु और जल बूंदों से टकराकर बिखर जाती है। ऐसे प्रकाश को हम विसरित या डिफ्यूज लाइट कहते हैं। महानगरों के आसपास धूल या धुएं युक्त वातावरण के कारण प्रकाश की तीव्रता 90% कम हो जाती है। भूमध्य भाग में प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और पोल्स पर कम होती है। इस प्रकार से प्राय घने वनों में वनस्पति का जितने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होंगे वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। इस प्रकार से वनों में अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष एक आवरण बना लेते हैं, तो नीचे के स्तरों पर प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो कंपैरेटिवली उनके बड़ों की अपेक्षा जो छोटे प्लांट्स होंगे, छोटे जो उनके शेड में प्लांट हैं, उनमें 20% लाइट की कमी होगी। झाड़ियों एवं शाकीय स्तरों के पश्चात ही धरातल पर पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वन में भी ग्राउंड फ्लोरा का विकास होता है वो प्रकाश की तीव्रता के द्वारा नियंत्रित होता है। जलीय आवासों में वनस्पति का स्थिरीकरण भी प्रकाश की तीव्रता की में निरंतर कमी के कारण होता है। किसी स्थान की ढाल एवं दिशा उस स्थान के पादपों को प्राप्त करने वाले प्रकाश की मात्रा एवं अवधि निर्धारित करते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाए तो वो लक्स मीटर द्वारा किया जाता है। और प्रकाश तीव्रता का वायुमंडलीय तापक्रम और अपेक्षित जितनी ह्यूमिडिटी होती है उससे डायरेक्ट संबंध होता है। प्रकाश की तीव्रता के साथ टेम्परेचर, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसकी ह्यूमिडिटी जो होगी वो कमी आती है। सेकंड है लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी में प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो दो सक्सेसिव वेव्स के क्रेस्ट के बीच की दूरी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं। इस प्रकार से दृश्यमान जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें विभिन्न रंगों की तरंगें की भी अलग अलग होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश के लाल व नीले रंग में अधिक होता है, यानी विजिबल लाइट का ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। स्पेक्ट्रम के मध्य भाग का प्रकाश कैरोटेनॉइड्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस प्रकार से बाद में जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल को ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित कर दी जाती है, तभी फूड फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन जो होगा वो ज्यादा होता है, जबकि नीले प्रकाश में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो अधिक होता है। अगर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड की बात करें तो उसमें कम मात्रा में ही वो किरणें बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं। इनको वायुमंडल में विद्यमान जल, वाष्प, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस पौधे के लिए हमको पता है अनावश्यक हानिकारक होती हैं, परंतु ये किरणें एंथोसायनिन पिगमेंट का निर्माण करने में सहायक होती हैं। इंफ्रारेड जो रेस होती हैं उनमें अधिक ऊष्मा होने के कारण प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक होगी। पर्पल बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण का इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेस दोनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, टोटल लाइट पीरियड इन अ ईयर और ड्यूरेशन ऑफ डेली लाइट पीरियड वो किसी भी पौधे की कायिक, वेजिटेटिव और प्रोटिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालती है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ टोटल लाइट, कितनी लाइट पूरे ईयर में प्लांट को मिल रही है, या ड्यूरेशन ऑफ डेली लाइट पीरियड कितना है वो भी डिपेंड करता है। इसी के आधार पर पौधे में कितनी लाइट पौधे को मिल रही है उस आधार पर उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रभावित होते हैं।
इस प्रकार से जो पौधे भूमध्य भाग में उगते हैं वो लग्जूरेंट ग्रोथ करते हैं और यूनिफॉर्मिटी इसमें माई जाती है, जबकि क्योंकि वहां पर दिन की वर्ष भर दिन की लंबाई और वहां पर क्योंकि लग्जूरेंट ग्रोथ है क्योंकि भूमध्य सागरों पर इक्वल यूनिफॉर्म लाइट पौधे को पूरे साल भर मिलती है, इसलिए वो लग्जूरेंट ग्रोथ करते हैं। जबकि अगर पोल्स की बात करें तो वहां पर प्लांट बहुत छोटे होते हैं क्योंकि वहां दिनों की संख्या उन दिनों की संख्या जिनमें प्रकाश उपलब्ध होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहां पर इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहां पर सूर्य का सीधा प्रकाश मिलता है वहां की वनस्पति जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। इसकी अपेक्षा जहां पर बादलों से घिरा हुआ है वहां पर दिनों की संख्या उन क्षेत्रों की वनस्पति अच्छी होती है, और जहां बादल होंगे वहां पर दिनों की संख्या कम होने के कारण वहां की जो वेजिटेशन होगा वो उसके कंपैरेटिव जहां सघनता कम होगी। दैनिक प्रकाश समयावधि पौधे के पुष्पीकरण को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ते हैं ग्लोबल रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं भूमंडलीय विकिरण। जितना भी प्रकृति में सजीवों की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो होती है उसका मेन सोर्स यूनिवर्सल सोर्स जो है वो एनवायरमेंटल सोलर रेडिएशन जो होता है वो क्या है, सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा विद्युत विकिरणों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचने वाला विकिरण को ही हम आइसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य विकिरण को ही हम आइसोलेशन, और जितना विकिरण पृथ्वी पर पहुंचेगा सूर्य का जितना प्रकाश या कितना रेडिएशन जो होता है वो नीचे पहुंचता है, उसको वो ही पार्ट जो होता है वो ग्लोबल रेडिएशंस कहलाता है। सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरते हुए जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उनमें से उनका 34% पार्ट जो होता है वो बादल और धूल के कण वापस के द्वारा परावर्तित हो जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, जबकि 9% पार्ट जो होता है वो वायुमंडल गैसेस, जलवाष्प और ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। शेष 47% जो है वो विकिरण, इतना ही विकिरण जो है वो इतने में से कितना क्लाउड फॉर्मेशन में हो गया, डस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो टोटल केवल 47% जो होगा वो इस पे सरफेस पर आएगा, पृथ्वी पर आता है। और इस 47% का 1% भाग ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो अपनी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से 46% वापस हीट फॉर्म में धरातल, वनस्पति और जल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन यानी कितना पार्ट पृथ्वी पर सूर्य का विकिरण कितना आके नीचे पृथ्वी पर पहुंचता है वो ही उसका ग्लोबल रेडिएशन कहलाता है। 47% पार्ट है, उसका भी 1% ही प्लांट जो होते हैं वो अपनी रासायनिक ऊर्जा में उसको केमिकल मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला, बाकी 46% जो था वो वापस धरातल में वनस्पति या जल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये ग्लोबल रेडिएशंस का पार्ट होता है कि इतना पार्ट जो है वो देखो क्लाउड फॉर्मेशन में आ गया, रेडिएशन हुआ 100%, 62% से क्लाउड 10% हो गया, 10% जो है वो डस्ट के लिए 15% आ गया, 4% डिफ्यूज हो गया, 24% एब्जॉर्प्शन बाय ओजोन, वाटर एंड वेपर, और केवल 47 नीचे आया, उसमें से भी 1% पार्ट ही एब्जॉर्ब किया गया और 46 वापस परावर्तित हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण 300 nm से कितने तक आएंगे, 300 nm से लेके 1000 nm तक की तरंगदैर्ध्य के होते हैं। उनमें से उन विकिरणों में से 39% पार्ट विजिबल लाइट का होता है, 60% पार्ट इंफ्रारेड का और 1% अल्ट्रावायलेट रेस का होता है। हरे प्रकाश जो होते हैं केवल विजिबल लाइट को, हरा जो ग्रीन प्लांट जो है वो केवल ग्रीन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचने वाले विकिरण में से 390 से लेके 760 तक का विकिरण विजिबल स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, और विजिबल स्पेक्ट्रम में का भी 83% पार्ट पादपों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 12% वापस परावर्तित हो जाता है, जब और 5% पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा ग्लोबल रेडिएशन हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस किसे कहते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। हरा प्रकाश प्लांट जो है वो, हरे पौधे जो होते हैं वो ग्रीन लाइट दृश्य प्रकाश को ही एब्जॉर्ब करते हैं,
और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है 390 से 760 तक होती है। इस प्रकार वे विकिरण जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को सक्रिय करते हैं वो विकिरण फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाते हैं। ऐसे रेडिएशंस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सक्रिय करते हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 390 से लेके 760 तक होती है, वो रेडिएशंस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के अवशोषण करना और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के उद्देश्य से कौन से ग्रीन प्लांट में ऐसा क्या है जो सनलाइट को लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ये जो है, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सब काम ग्रीन प्लांट में उपस्थित पिगमेंट्स का होता है और ये पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, और ये सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अगर हम शैवालों की बात करते हैं तो उसमें भी बाइल प्रोटीन और टेरिडीन्स इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से पर्णहरित कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषण करता है। उसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग है। क्लोरोफिल ए 450 nm से लेके 700 nm की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी 680 nm से लेके 6 तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का अवशोषण करता है। बीटा कैरोटीन 425 nm से लेके 490 nm के बीच की तरंग दैर्ध्य को अवशोषण करता है। इस प्रकार से इन विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण जिनमें अवशोषण से प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय क्रिया होती है, वो इस विकिरण प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर विकिरणों की 44% मात्रा पीआर क्षेत्र में उपस्थित रहती है और पीआर के अंतर्गत 790 से लेके 390 nm से 760 nm तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस में हम देखते हैं कि ब्लॉक स्क्रिप्ट, ये जैसे डायग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। इसमें से इनका दिखा रखा है कि 30 यूनिट जैसे सन डिस्ट्रीब्यूशन 100 यूनिट्स में से 30 यूनिट्स जो है वो तो बैक स्कैटिंग बाय एयर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड से वापस चली गई, एब्जॉर्ब्ड बाय H2O2, ऑक्सीजन O3 एंड डस्ट, ये 19 यूनिट होगी, जबकि 51 यूनिट जो थी वो नीचे आई। वापस इसका एमिशन हो जाएगा एमिटेड बाय द सरफेस 21 यूनिट, और रेडिएशन इंफ्रारेड जो होता है, इम्पेयर्ड जो होता है, वो वापस नीचे आया। आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन और इसमें एब्जॉर्प्शन बाय वाटर एंड अदर गैसेस होता है। इस प्रकार से ये अर्थ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस का को बताया गया। थैंक यू।